सी नाम की एक मेडिकल स्टूडेंट आती है। ये जगह उसके लिए सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं होती, बल्कि उसकी मरहूम माँ की यादों से जुड़ी हुई होती है। माँ कभी इसी बीच पर आई थी और नैन्सी भी उसी जगह को अपनी आंखों से देखना चाहती होती है। वो लोकल लोगों की मदद से इस सीक्रेट बीच तक पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात दो सर्फर से होती है जो उसके साथ कुछ देर सर्फिंग करते हैं। समंदर बिल्कुल पुरसुकून होता है और हर वेव एडवेंचर का नया मजा देती है। कुछ घंटों बाद दोनों सर्फर्स वापस चले जाते हैं, लेकिन नैन्सी फैसला करती है कि वो एक आखिरी वेव लेकर फिर निकलेगी। ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला बनने वाला होता है। नैन्सी पानी में आगे बढ़ती है और अचानक उसकी नजर दूर तैरती हुई एक बहुत बड़ी वेल की लाश पर पड़ती है। वो हैरान होती है कि इतनी बड़ी वेल यहां कैसे मर गई। जैसे ही वो उसके करीब जाती है, पानी के नीचे से एक बहुत ही खतरनाक ग्रेट व्हाइट शार्क बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ हमला करता है। नैन्सी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिलता। शार्क उसकी टांग पर जोरदार वार करता है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है। दर्द की वजह से उसकी चीख निकल जाती है, लेकिन आसपास कोई मदद के लिए मौजूद नहीं होता। नैन्सी अपनी पूरी ताकत लगाकर शार्क से बचने की कोशिश करती है। किसी तरह वो करीब मौजूद एक छोटी सी पथरीली चट्टान तक पहुंच जाती है जो पानी के दरमियां उभरी हुई होती है। वो मुश्किल से उस पर चढ़ जाती है और अपने जख्म को देखकर समझ जाती है कि खून बहुत ज्यादा बह रहा है। वो अपनी सर्फिंग सूट का हिस्सा फाड़कर जख्म बंधने की कोशिश करती है ताकि खून रुक सके। लेकिन असली मुश्किल अब शुरू होती है। वो चट्टान सिर्फ हाई टाइड तक पानी से बाहर रहती है। जैसे ही पानी का लेवल बढ़ेगा, वो भी डूब जाएगी और उसके गिर्द वही ग्रेट व्हाइट शार्क लगातार चक्कर लगा रहा होता है। नैन्सी को समझ आ जाता है कि वो सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पर बीच देख सकती है, लेकिन उन चंद मीटर्स के दरमियां उसकी मौत तैर रही होती है। अब उसके पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो पानी में उतरकर शार्क का सामना करे या फिर इसी चट्टान पर बैठकर धीरे धीरे मौत का इंतजार करे। और यहीं से शुरू होती है उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक सर्वाइवल स्टोरी। उसकी टांग बुरी तरह जख्मी होती है और खून बहने की वजह से उसकी ताकत धीरे धीरे काम हो रही होती है। नीचे ग्रेट व्हाइट शार्क लगातार उस चट्टान के गिर्द चक्कर लगा रहा होता है, जैसे उसे पता हो कि उसका शिकार कहीं नहीं जा सकता। नैन्सी अपनी मेडिकल ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए जख्म को साफ करती है और जो सामान उसके पास होता है उसी से अपनी टांग पर मजबूत पट्टी बांध देती है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि उसके लिए खुद को होश में रखना भी मुश्किल हो जाता है। नैन्सी दूर बीच की तरफ देखती रहती है। बीच सिर्फ कुछ मीटर दूर होता है, लेकिन उन चंद मीटर्स के दरमियान मौत तैर रही होती है। वो समझ जाती है कि अगर उसने गलत वक्त पर पानी में उतरने की कोशिश की तो शार्क फौरन उस पर हमला कर देगा। इसलिए वो हाई टाइड और लो टाइड का अंदाजा लगाना शुरू करती है। इसी दौरान दो लोकल लोग बीच पर आते हैं और नैन्सी उन्हें देखकर जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन वो इतनी दूर होते हैं कि उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाती। कुछ ही देर बाद उनमें से एक शख्स नैन्सी का सर्फबोर्ड पानी में तैरता हुआ देख लेता है और उसे लाने के लिए समंदर में उतर जाता है। नैन्सी बार बार उससे वापस जाने का इशारा करती है, लेकिन वो उसकी बात समझ नहीं पाता। अचानक ग्रेट व्हाइट शार्क बिजली की रफ्तार से उस पर हमला कर देता है। नैन्सी बेबूस होकर यह मंजार देखती रहती है और कुछ ही लम्हों में समंदर का पानी लाल हो जाता है। अब नैन्सी को यकीन हो जाता है कि कोई भी उसकी मदद के लिए आसानी से नहीं आ सकता। रात धीरे धीरे होने लगती है। सर्दी और दर्द की वजह से उसकी हालत और खराब होती जा रही होती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो फैसला करती है कि अगर सुबह तक जिंदा रहना है तो उससे कोई नया प्लान बनाना होगा। दूर उससे पानी के अंदर एक पुराना बोई नजर आता है। नैन्सी के जहन में एक खतरनाक ख्याल आता है। शायद वो लो टाइड के वक्त उस बुई तक पहुंच सके, लेकिन उसके लिए उससे शार्क के बिल्कुल करीब से गुजरना होगा। अब उसकी जिंदगी का अगला कदम सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि सही वक्त का इंतजार भी था। सुबह होते ही नैन्सी अपना नया प्लान अमल में लाने का फैसला करती है। उसे पता होता है कि लो टाइड के दौरान पानी कुछ देर के लिए नीचे चला जाता है। ये उसके पास बचने का शायद आखिरी मौका होता है। वो अपनी ताकत जमा करती है,
गहरी सांस लेती है और अचानक चट्टान से पानी में छलांग लगा देती है। अपनी जख्मी टांग के बावजूद वो पूरी रफ्तार से तैरना शुरू कर देती है। ग्रेट व्हाइट शार्क फौरां उसकी हरकत महसूस कर लेता है और उसके पीछे दौड़ पड़ता है। नैन्सी किसी तरह बॉय तक पहुंचकर उस पर चढ़ जाती है। वो बुरी तरह थक चुकी होती है, लेकिन फिलहाल शार्क उस तक नहीं पहुंच पाता। बॉय पर उससे कुछ इमरजेंसी सामान मिलता है, जिसमें एक डिस्ट्रेस फ्लेयर भी होती है। नैन्सी फौरां फ्लेयर चलाकर किसी गुजरने वाली कश्ती की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करती है। दूर एक शिप नजर जरूर आता है, लेकिन फ्लेयर इतनी दूर से उन्हें नजर नहीं आती और शिप अपना रास्ता बदले बगैर निकल जाता है। नैन्सी की उम्मीद एक बार फिर टूट जाती है। इसी दौरान शार्क बार बार बॉय से टकराकर उससे पानी में गिराने की कोशिश करता रहता है। हर जोर का झटका नैन्सी के लिए नया खतरा बन जाता है। कुछ देर बाद एक नशा में धूत आदमी कश्ती लेकर उस इलाके में आ जाता है। नैन्सी उससे देखकर जोर जोर से मदद के लिए पुकारती है। वो आदमी उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि पानी के नीचे मौत उसका इंतजार कर रही है। अचानक ग्रेट व्हाइट शार्क कश्ती पर हमला कर देता है। कश्ती उलट जाती है और वो आदमी भी शार्क का शिकार बन जाता है। नैन्सी बेबस होकर ये सब देखती रहती है। अब उससे यकीन हो जाता है कि अगर उसने खुद कोई हल ना निकाला तो कोई और उससे नहीं बचा सकता। सूरज धीरे धीरे हुरूब होने लगता है और पानी का लेवल दोबारा बढ़ने लगता है। बॉय भी ज्यादा देर तक महफूज नहीं रहने वाली होती। नैन्सी आसपास नजर दौड़ती है और उसकी नजर समंदर के नीचे लटकी हुई एक भारी लोहे की जंजीर और एंकर पर पड़ती है। नैन्सी फौरा पानी के नीचे घुस जाती है और शार्क उसका पीछा करते हुए सीधा एंकर के नुकीले हिस्से की तरफ दौड़ पड़ता है। एक जबरदस्त टक्कर होती है और शार्क एंकर के तेज सरिये पर जा टकराता है। आखिरकार वो बीच तक पहुंच जाती है और रेत पर गिरकर बेहोश होने के करीब होती है। कुछ देर बाद एक लोकल बच्चा अपने वालिद के साथ बीच पर आता है। वो नैन्सी को इस हालत में देखकर फौरान मदद के लिए भागता है।